बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786-92 शुरू अल्लाह के नाम से के वाल दो में आपका इस्तकबाल करते हैं। 1 घंटे 10 मिनट वाली इस रिकॉर्डिंग का आगाज़ अल्लाह के नाम से कर ही चुके हैं। एसपीडी के वाले का आगाज़ अल्लाह के नाम से। गुणों का भंडार है आंवला। विनोद खनगवाल की लेख प्रस्तुत करते हैं। आंवला एक अत्यंत पौष्टिक फल है। इसमें शक्ति प्रदान करने वाले सभी गुण पाए जाते हैं। इसके फल में जल, कार्बोहाइड्रेट, रेशा, खनिज, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता है। इसमें विटामिन सी जैसे अनेकों तत्व भी अच्छी मात्रा मिल जाते हैं। आंवला आसानी से मिलने वाला व सस्ता फल गुणों का भंडार है। इसके चमत्कारी गुणों के कारण इसे अमृत फल भी कहा जाता है। इसके अनेकों औषधीय लाभ भी हैं जिनसे फायदा उठाया जा सकता है। आंवले के ताज़े रस में चीनी मिलाकर प्रतिदिन सुबह पीने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। अगर बालों को घना, काला और चमकदार बनाना है तो सूखे आंवले को पीसकर उसमें नींबू का रस मिलाकर रोजाना बालों की जड़ों में लगाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व आंवला खाने से पाचन रस उत्तेजित होकर भूख बढ़ाते हैं। आंवले का चूर्ण मूली के साथ लेने से मूत्राशय की पथरी में बहुत लाभ मिलता है। हर रोज सुबह शाम आंवले का 1 चम्मच रस पीते रहने से पेट के कीड़ों से छुटकारा मिलता है। फुंसियों को चेहरे से दूर भगाने के लिए सूखे आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लेप करें। 1 घंटे बाद पानी से चेहरा धो लें। आंवला ताज़ा खाते रहने से कब्ज नहीं होती। नारियल के पानी के साथ आंवले के चूर्ण का सेवन करने से खट्टी डकारें आनी बंद होती है। 1 चम्मच आंवला चूर्ण रात में सोते समय पानी, दूध या मधु से लेने से पेट साफ रहता है। आंवले का मुरब्बा प्रतिदिन सुबह सुबह खाने से हाई ब्लड प्रेशर में बहुत फायदा होता है। आंखों की शक्ति बढ़ाने के लिए आंवले की फल कलक को सिर और शरीर पर अच्छी तरह मलने के पश्चात स्नान करें। आंवले का चूर्ण और पिसा हुआ काला नमक 1 चम्मच पानी के साथ लेने से दस्त तुरंत बंद हो जाते हैं। 1 चम्मच आंवले के चूर्ण को 1 चम्मच मधु में मिलाकर लेने से खांसी में बहुत लाभ मिलता है। आंवलों को पीसकर शक्कर व घिर्च मिलाकर लेप करने से सिर का घाव अच्छा हो जाता है। लू लगने पर आंवले और इमली का रस संतरे या मौसमी के रस में मिलाकर लेने से लाभ पहुंचता है। बच्चे के दांत निकलते समय उसे हर रोज आंवले के चूर्ण में शहद मिलाकर चटाने से लाभ पहुंचता है। आंवले की चटनी बहुत स्वादिष्ट और लाभदायक होती है। इससे खाने में भूख बढ़ती है। आंवले का अचार स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। विनोद खनगवाल की इस गुणों का भंडार है आंवला के रिकॉर्डिंग से एसपीडी के वाल 2 का आगाज हो चुका है। उषा जैन शीरी की एक लेख प्रस्तुत करते हैं जिसका शीर्षक है प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के लिए एसपीडी के वाल 2 में। प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के लिए उषा जैन शीरी की ये लेख प्रस्तुत करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के लिए जहां क्वालिफाइड और काम में एफिशिएंट होना ज़रूरी है, वहीं सॉफ्ट स्किल्स के अहमियत की भी कमी नहीं होती, क्योंकि एक ज़रा सी बात को लेकर नासमझी दिखाने पर सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। आपकी प्रमोशन रुक सकती है। अच्छा होगा आप अपने व्यवहार का समय समय पर विश्लेषण करते रहें। अगर आप स्वभाव से हायर सेंसिटिव हैं, ज़रा सी बात दिल से लगा बैठते हैं, तो यह आपकी तरक्की की राह में बाधक बन सकता है। ऑफिस में आपको प्रोफेशनल बनकर रहना है, इसके लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। आजकल बहुत सी वर्कशॉप्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज ये सब भी सिखा रहे हैं। आप अपनी सुविधा से कोई फ्रेश कोर्स इस विषय पर कर सकते हैं। इस विषय पर किताबें पढ़ सकते हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स भी आपकी हेल्प के लिए है। डायरी मेंटेन करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखना इतना मुश्किल भी नहीं है, इसे रेगुलर प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। एक सरल और सुविधाजनक टेक्निक है डायरी में अपने प्लस माइनस पॉइंट्स नोट करना। अपने गुस्से, इमोशनल आउटबर्स्ट और को एनालाइज करने के लिए उनका रिफरेंस भी नोटिस में लें। उन स्थितियों को याद करें जिसके होने पर आप अपना आपा भूल जाते हैं। आगे से ऐसी स्थिति आने पर संभल जाए। दिमाग में बज रही घंटी को सुने और संभल जाए। बॉस इज ऑलवेज राइट। बात से उलझना जल में रहकर मगर से बैर करने जैसा है, इसलिए यह मानकर चलने में ही भलाई है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। साथ काम करते हुए बॉस की साइकोलॉजी को समझें और उन्हीं के अनुकूल चलते हुए उनके साथ अपना व्यवहार रखें। अगर आप उनकी बात से असहमत हैं तब भी बगैर रूड हुए विनम्रता से ही पेश आए। धैर्य रखें।
कई बार कोई ऐसी बात कर जाती है जो आपको प्रवोक कर जाता है, लेकिन तीव्र प्रतिक्रिया देकर भी क्या होगा, सामने वाला समझ पाएगा। अगर समझदार होता तो ऐसी बात ही क्यों करता। उस समय धैर्य रखे और जरूरी समझे तो बाद में धैर्यपूर्वक उसे अपनी गलती का एहसास कराया जा सकता है। नापसंद होने पर कई लोगों की स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स होती है, मगर ये मानकर चलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति 100% अच्छा या बुरा नहीं होता। फिर आपके मन में किसी की कैसी भी बुरी इमेज क्यों न बनी हुई हो, उस पर कभी अपनी नापसंद जाहिर न होने दें। ऑफिस में ऐसे लोगों से भी अच्छे रिश्ते बनाकर रखें, इसी का नाम डिप्लोमेसी है जो आपको आनी चाहिए। हाँ, इतना कर सकती है कि उनके केवल प्रोफेशनल बातचीत ही रखें और टू द पॉइंट बात करें। पॉजिटिव अप्रोच रखें। जीवन में पॉजिटिव सोच बहुत महत्व रखती है। आपकी खुशियां, चैन, सुख, कामयाबी उस पर बहुत निर्भर करती है। ऑफिस में आपके साथ बहुत से लोग होते हैं, सबका स्वभाव, बात करने का ढंग भिन्न होता है, क्योंकि यहाँ सभी काम के मकसद से ही आते हैं। इसलिए आप भी उसी को मद्देनजर रखकर चले। उषा जैन सीरी की ये लेख थी, शीर्षक था प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के लिए। स्पेडी के वाल 2 में अब जो है प्रस्तुत करते हैं, धूमधाम से मनाए नया साल विक्रमी संवत 2068। नवभारत प्रतिपदा पर विशेष विनोद बंसल की यह लेख प्रस्तुत करने से पहले आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। धूमधाम से मनाए नया साल विक्रमी संवत, नववर्ष प्रतिपदा पर विशेष। हंसी के रंग सुनते हैं शर्मा जी से। नववर्ष प्रतिपदा पर विशेष विनोद बंसल की यह लेख प्रस्तुत करते हैं, धूमधाम से मनाए नया साल विक्रमी संवत 2068। भारतवर्ष पर्व व त्योहारों का देश है। यूं तो काल गणना का प्रत्येक पल कोई न कोई महत्व रखता है, किंतु कुछ तिथियों का भारतीय काल गणना कैलेंडर में विशेष महत्व है। भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत का पहला दिन यानी वर्ष प्रतिपदा अपने आप में अनूठा है। इसे नव संवत्सर भी कहते हैं। इस दिन पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तथा दिन रात बराबर होते हैं। इसके बाद से ही रात्रि की अपेक्षा दिन बड़ा होने लगता है। विक्रमी संवत्सर की वैज्ञानिकता। भारत के पराक्रमी सम्राट विक्रमदायित्व द्वारा प्रारंभ किए जाने के कारण इसे विक्रमी संवत के नाम से जाना जाता है। विक्रमी संवत के बाद ही वर्ष को 12 माह का और सप्ताह को 7 दिन का माना गया। इसके महीनों का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति के आधार पर रखा गया। विक्रमी संवत का प्रारंभ अंग्रेजी कैलेंडर 10 ईस्वी सन से 47 वर्ष पूर्व ही हो गया था। चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने को एक माह माना जाता है, जबकि यह 29 दिन का होता है। हर मास को 2 भागों में बांटा जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चांद घटता है और शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता है। दोनों पक्ष प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि ऐसे ही चलते हैं। कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन यानी अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, जबकि शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा को चांद अपने पूरे यौवन पर होता है। अर्धरात्रि के स्थान पर सूर्योदय से दिवस परिवर्तन की व्यवस्था तथा सोमवार के स्थान पर रविवार को सप्ताह का प्रथम दिवस घोषित करने के साथ चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के स्थान पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वर्ष का आरंभ करने का एक वैज्ञानिक आधार है। वैसे भी इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से दिन परिवर्तन की व्यवस्था में अर्धरात्रि के 12 बजे को आधार इसलिए बनाया गया है क्योंकि उस समय भारत में भगवान भास्कर की अगवानी करने के लिए प्रातः 5:30 बजे बज रहे होते हैं। वारों के नामकरण की विज्ञान समस्त प्रक्रिया को देखें तो पता चलता है कि आकाश में ग्रहों की स्थिति सूर्य से प्रारंभ होकर क्रमशः बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि की है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा सहित इन्हीं अन्य 6 ग्रहों पर सप्ताह के 7 दिनों का नामकरण किया गया। तिथि घटे या बढ़े किंतु सूर्य ग्रहण सदा अमावस्या को होगा और चंद्र ग्रहण सदा पूर्णिमा को।
इसमें अंतर नहीं आ सकता। तीसरे वर्ष एक माह से बढ़ जाने पर भी ऋतुओं का प्रभाव उन्हीं महीनों में दिखाई देता है जिनमें सामान्य वर्ष में दिखाई पड़ता है, जैसे वसंत के फूल चैत्र वैशाख में ही खिलते हैं और पतझड़ माघ फागुन में ही होती है। इस प्रकार इस कलगणना में नक्षत्रों, ऋतुओं, मासों व दिवसों आदि का निर्धारण पूरी तरह प्रकृति पर आधारित वैज्ञानिक रूप से किया गया है। अन्य काल गणनाएं। ग्रेगोरियन अंग्रेजी कैलेंडर की काल गणना मात्र 2000 वर्षों के अति अल्प समय को दर्शाती है, जबकि यूनान की काल गणना 3591 वर्ष, रोम के 3500 वर्ष, मिस्र की वर्ष, पारसी तथा चीन की वर्ष पुरानी है। इन सब से अलग आदेश भारतीय काल गणना की बात करें तो हमारे ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी की आयु 1 अरब है वर्ष है, जिसके व्यापक प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक एक पल की गणना की गई है। जिस प्रकार ईसवी समवत का संबंध ईसा जगत से है, उसी प्रकार हिजरी संवत का संबंध मुस्लिम जगत और हजरत मोहम्मद साहब से है। किंतु विक्रमी संवत का संबंध किसी भी धर्म से न होकर सारे विश्व की प्रकृति, खगोल सिद्धांत व ब्रह्मांड के ग्रहों और नक्षत्रों से है। इसलिए भारतीय काल गणना पंथ निरपेक्ष होने के साथ सृष्टि रचना व राष्ट्र की गौरवशाली परंपराओं को दर्शाती है। स्वाधीनता के पश्चात देश की स्वाधीनता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर मेघनाथ साहा थे। वे स्वयं तो परमाणु वैज्ञानिक थे ही, साथ ही उनकी इस समिति में एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जो भारत की ज्योतिष विद्या या हमारे धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखता हो। यही नहीं, प्रोफेसर साहा स्वयं भी भारतीय काल गणना के सूर्य सिद्धांत के सर्वथा विरोधी थे तथा ज्योतिष को मूर्खतापूर्ण मानते थे। परिणामतः इस समिति ने जो पंचांग बनाया उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुरूप ही 12 मासों में बांट दिया गया। अंतर केवल उनके नामकरण में रखा, अर्थात जनवरी, फरवरी आदि के स्थान पर चैत, वैशाख आदि रख दिए गए, लेकिन महीनों व दिनों की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर ही की गई। पर्व एक, नाम अनेक। चेती चंड का त्योहार, गुड़ी पाड़वा त्योहार महाराष्ट्र, उगादी त्योहार दक्षिण भारत भी इसी दिन पड़ते हैं। वर्ष प्रतिपदा के आसपास ही पड़ने वाले अंग्रेजी वर्ष के अप्रैल माह में ही दुनिया भर में पुराने कामकाज को समेटकर नए कामकाज की रूपरेखा तय की जाती है। समस्त भारतीय व्यापारिक व गैर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपना अपना अधिकृत लेखा जोखा इसी आधार पर रखना होता है, जिसे वही खाता वर्ष कहा जाता है। भारत के आयकर कानून के अनुसार प्रत्येक करदाता को अपना कर निर्धारण भी इसी के आधार पर करवाना होता है, जिसे कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। भारत सरकार तथा समस्त राज्य सरकारों का बजट वर्ष भी इसी के साथ प्रारंभ होता है। सरकारी पंचवर्षीय योजनाओं का आधार भी यही वित्तीय वर्ष होता है। कैसे करें नववर्ष का स्वागत? हमारे यहाँ रात्रि के अंधकार में नववर्ष का स्वागत नहीं होता, बल्कि भारतीय नववर्ष तो सूरज की पहली किरण का स्वागत करके मनाया जाता है। सभी को नववर्ष की बधाई प्रेषित करें। नववर्ष के ब्रह्मपूर्ण मूत्र में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से घर में सुगंधित वातावरण बनाएं। शंख व मंगल ध्वनि के साथ प्रभात फेरियां निकालकर ईश्वर उपासना हेतु यज्ञ करें तथा गुरुओं, संतों व बड़ों की सेवा करें। घरों, कार्यालयों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भगवा ध्वजों का तोरण से सजाएं। संत, ब्राह्मण, कन्या व गाय इत्यादि को भोजन कराएं। रोली, चंदन का तिलक लगाते हुए मिठाइयाँ बांटें। इनके अलावा नववर्ष प्रतिपदा पर कुछ ऐसे कार्य भी किए जा सकते हैं जिनसे समाज में सुख, शांति, पारस्परिक प्रेम तथा एकता के भाव उत्पन्न हो, जैसे गरीबों और रोगग्रस्त व्यक्तियों की सहायता, वातावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु वृक्षारोपण, समाज में प्यार और विश्वास बढ़ाने के प्रयास, शिक्षा का प्रसार तथा सामाजिक कुरीतियां दूर करने जैसे कार्यों के लिए संकल्प लें। सामुदायिक सफाई अभियान, खेल कूद प्रतियोगिताएं, रक्तदान शिविर इत्यादि का आयोजन भी किया जा सकता है। आधुनिक साधनों यथा SMS, ईमेल, फेसबुक, आर्कुट के साथ साथ बैनर, होर्डिंग व पत्रों के माध्यम से भी नववर्ष की बधाइयां प्रेषित करते हुए उसका महत्व जन जन तक पहुंचाया जा सकता है।
इन श्रेष्ठताओं को राष्ट्र की रीताओं में समेटते एवं जीवन में उत्साह व आनंद भरने के लिए यह नववर्ष प्रतिपदा प्रतिवर्ष समाज जीवन में आत्म गौरव के भरने के लिए आती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब भारतवासी इसे पूरी निष्ठा के साथ आत्मसात कर धूमधाम से मनाएं और विश्व भर में इसका प्रकाश फैलाएं। आओ सन को छोड़ सनवत अपनाएं, निज गौरव का मान जगाएं। अजी स्वागत है एसपीटी के वाल्दो में। करीब 6 माह पूर्व बिहार के सारण जिले के गांव इसुआपुर में एक दलित बालक को सिर्फ इस बात के लिए गोली मार दी गई कि वह दलित जाति का होने के बावजूद कथित रूप से सवर्ण मानी जाने वाली जाति के बारात में शामिल हो गया और सभी के सामने कुर्सी पर बैठा था। वहीं करीब 1.5 माह पूर्व नोएडा के सटे एक गांव की एक और घटना है। इस गांव की गलियों से एक बारात गुजरी। घोड़े पर सजा दूल्हा भी था, बाराती भी थे, लेकिन अंतर बस यही था कि यह बारात एक दलित परिवार की थी। दूल्हे को घोड़े से उतार कर न सिर्फ उसके साथ मारपीट की गई बल्कि बारातियों के साथ भी मारपीट की गई। इसुआपुर का बालक अबोध था। न तो वह इस देश की सामाजिक व्यवस्था से परिचित था, न वो इस बात से वाकिफ था कि उसे सिर्फ इस बात की सजा मिल जाएगी कि वो कथित रूप से ऊंची माने जाने वाले जाति के विवाह संस्कार में कुर्सी पर बैठा है। कल्पना कीजिए उस बच्चे की मरते वक्त क्या मनोदशा होगी। उसके परिजनों के हृदय चित्कार को समझने की जरूरत है। नोएडा और इसुआपुर की घटनाएं बताती है कि आज भी हम आदिम युग में जी रहे हैं। हम न तो परिपक्व हैं और न ही स्वतंत्रता के सही मायने समझ पाए हैं। असल में ये कुछ बड़ी घटनाएं भी थी जो अखबार के छोटे से हिस्से में ही सही खबर बन पाई। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो खबर नहीं बन पाती है। दलितों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था ने पिछले वर्ष एक सर्वेक्षण जारी किया था जिसमें उसने दावा किया था कि आज भी दलितों के साथ 168 तरह से भेदभाव किया जाता है। आज भी गणतंत्र के 6 दशक के बाद भी अगर दलितों की यही दशा है तो यह शर्म की बात है। सरकार भले लाख दावा करे लेकिन दलितों की दशा बदली नहीं है, बल्कि दलितों के साथ उत्पीड़न के ज्यादा मामले आ रहे हैं। तरह तरह के अत्याचार रोज सामने आ रहे हैं। दलितों के बच्चों के साथ स्कूलों में जिस तरह भेदभाव किया जाता है यह किसी से छुपा नहीं है। कभी उन्हें पंक्ति में सबसे पीछे बैठाया जाता है, कभी पंक्ति से बाहर स्थान दिया जाता है, कभी दरवाजे के बाहर बैठाने की खबर आ जाती है। कथित रूप से उच्च कहलाने वाले जातियों के लिए कुछ लोग अपने बच्चों में भी गलत सीख डालने से नहीं हिचकते हैं। यही वजह है कि जो बच्चे भेदभाव से परे होते हैं वे भी दलितों के बच्चों के साथ भोजन करने से इनकार कर देते हैं। स्कूलों में दोपहर के भोजन के लिए गठित की जाने वाली माता समितियों में दलित महिलाओं को बाहर रखने की पूरी कोशिश की जाती है। अगर कुछ महिलाएं इस समिति में आ जाती हैं तो उन्हें भोजन तैयार करने के कार्य में दूर रखा जाता है। हाल ही में झारखंड के हजारीबाग शहर से सटे एक गाँव में ऐसा ही वाकया सामने आया। इस गाँव की एक दलित महिला का चयन माता समिति में हुआ था, लेकिन 6 मास से उसे स्कूल में घुसने ही नहीं दिया जा रहा था। अगर कोई संस्था अगर ये दावा करती है कि आज भी दलितों के साथ 164 प्रकार से भेदभाव किया जाता है तो उसके दावे पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। दलित छात्र छात्राओं और वह युवक युवतियों के साथ भेदभाव की शिकायत रोज मिलती है, भले ही यह खबर न बन पाए। दलित चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर मंत्री ही क्यों ना हो, सभी की शिकायत रही है कि उसके साथ भेदभाव बरता जाता है। दलित सरकारी कर्मचारी है तो कथित रूप से स्वर्ण माने जाने वाले अधिकारी उसके साथ सहयोग का भाव नहीं रखते। दलित अधिकारी है तो उसके अधीनस्थ कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो सहयोग नहीं करते। कुछ अधिकारी लगातार ये शिकायत करते हैं कि दलित होने के कारण वे लगातार निशाने पर रहते हैं। उच्च अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी तथा सभी बस मौके की ताक में रहते हैं। उन्हें फंसाने के लिए कुछ कर्मचारी विभाग के निर्णयों व गोपनीय बातों को लीक कर देते हैं। कई बार तो इस कार्य में कुछ पत्रकार भी मिले होते हैं। ऐसे ही कई संस्मरण दलितों के साथ बैठकर आप सुन सकते हैं। गहराई से विचार करें तो लगेगा कि दलित हर कदम पर अपेक्षित है। प्रश्न उठता है कि आज़ादी के 6 दशक के बाद भी यह स्थिति क्यों बनी हुई है। उत्तर होगा कि जो भेदभाव करते हैं वे ही नीति निर्माता है और कानून की क्रियान्वयन में सीधे जुड़े हैं। इनका हित इसी में नजर आता है। प्रश्न ये भी उठता है कि अगर ये इतना अमानवीय है तो इसके खिलाफ देश में माहौल क्यों नहीं बनता। जरूरत इस बात को समझने की है कि दलितों के साथ जब तक कोई बड़ी घटना ना हो जाए इसकी खबर नहीं छपती। बड़ी घटनाओं की खबर छप भी जाती है तो उसे न तो घटना की गंभीरता के हिसाब से जगह मिल पाती है, ना ही उसे प्रथम पृष्ठ और प्राइम टाइम मिल पाता है।
दलितों की खबरों के फॉलो आप न के बराबर छपते हैं। प्राइम टाइम पर बहस की बात तो छोड़ ही दीजिए, कभी कभी कुछ दलित चिंतकों के लेख अखबारों में छपे जरूर मिल जाते हैं। संपादकों की इस मामले में अलग अलग राय होती है। कुछ संपादकों की राय होती है कि दलित भी एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो रहा है, इनके बीच अखबार लोकप्रिय हो, इसलिए कुछ तो उनके पक्ष में आना ही चाहिए। आधे अधूरे मन से ये इन चीज़ों को छाप देते हैं। कुछ संपादक इस मत के होते हैं कि एक नए भारत के निर्माण के लिए समाज में जागरूकता जरूरी है, इसलिए दलित उत्पीड़न की घटनाओं को छापते हैं। इसी से जुड़े लाखों को लेखों को संपादकीय पृष्ठों पर स्थान देते हैं। कुछ संपादक इस मत के होते हैं कि किसी कीमत पर ये चीज़ें प्रमुखता से न छपे। ये इस बात के हिमायती होते हैं कि इससे उनके जातीय हित प्रभावित होंगे। कुछ संपादक इन चीज़ों को इसलिए प्रमुखता से नहीं लेते कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्व की चीज़ नहीं है। कुल मिलाकर हालात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहे नस्ल उत्पीड़न पर हाय तौबा तो मीडिया मचाता है। पत्रकार चीखते चिल्लाते टीवी के स्क्रीन पर देखे जाते हैं, पर दलितों के साथ उत्पीड़न में वे खामोश हो जाते हैं और क्यों तर्कों के सहारे इस जायज ठहराते हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि मीडिया वाले कई मामलों में सरकार के प्रवक्ता की तरह कार्य करते हैं। सरकार कहती है कि देश में कोई जातीय उत्पीड़न नहीं है, मीडिया वाले आंख बंद करके सरकारी प्रवक्ता की तरह खबरों को छापते और दिखाते हैं। सार्वजनिक जीवन में बैठे लोगों से हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा सामाजिक समरसता वाली होगी, चूंकि वे भी इसी भारतीय समाज से आते हैं जहां जातीय आक्रामकता कूट कूट कर भरी है। लेकिन बुद्धिजीवियों का लबादा ओढ़े साहित्यकारों, लेखकों और पत्रकारों के सामने यह सवाल तो खड़ा है ही कि वे प्रगतिशीलता का तमगा लिए खड़े तो हैं, लेकिन प्रगतिशीलता की सोच नहीं रखते। अगर ये तबका ईमानदारी से अपना कार्य करे तो दलितों और दूसरी शोषित जातियों के खिलाफ अमानवीय कृत्य न सिर्फ कम होंगे बल्कि पूरी तरह से समाप्त भी हो जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि बुद्धिजीवी वर्ग नैतिक स्तर पर ईमानदारी का परिचय दे और किसी भी तरह से दलितों के उत्पीड़न का न तो साथ दे और न ही उसे जायज ठहराए। यह थी सूरज रजक साहब की लिखी हुई शीर्षक था मीडिया अपनी भूमिका निभाए उत्पीड़न रोकने में। इस पेटी के वाल्दों में आपका स्वागत है जी। अब तक हो चुके हैं 26 मिनट। आते हैं इस ब्रेक के बाद कुछ और संपादकीय लेके। अब जो है प्रस्तुत करते हैं नई दिल्ली के राजधानी बनने के शताब्दी वर्ष पर विशेष अपेक्षित हिंदी के महान कवि रहीम का मकबरा। दक्षिण दिल्ली की 5 कॉलोनियों ईस्ट और वेस्ट निजामुद्दीन के बीच स्थित है। हिंदी के कालजयी कवि और देश की गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक रहीम का मकबरा, लेकिन वक्त के थपेड़ों और लोगों की अनदेखी के चलते यह स्थान उपेक्षा का शिकार है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिल्ली सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद के मोहम्मद ने बताया कि हिंदी के महान कवि और अकबर के नवरत्नों में शामिल अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया था और 18वीं सदी में इसके बलुआ पत्थर और संगमरमर को निकालकर सफदरगंज के मकबरे में लगा दिया गया। उन्होंने बताया कि यह सवाल अब भी मौजूद है कि इस मकबरे का पुनर्निर्माण कराया जाए या नहीं। व्यक्तिगत तौर पर मेरा और एक बड़े तबके का मानना है कि इसका पुनर्निर्माण कराया जाना चाहिए, जबकि एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि इसके पुनर्निर्माण का अर्थ है एक ऐतिहासिक घटना को बदलना। मोहम्मद ने कहा कि खाने खाना का मकबरा राजमहल के पूर्ववर्तीय इमारतों में से एक है। लाल बलुआ पत्थर से बने इस मकबरे का लिंक ताजमहल से मिलता है। सिकंदरा के अकबर के मकबरे के मीनार, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का जाली वर्क, हुमायूं के मकबरे के गुंबद और आगरे के एतमादुद्दौला के मकबरे को मिला दिया जाए तो इसमें हल्की सी ताजमहल की झलक मिलती है। मोहम्मद ने बताया कि आज़ादी से पहले खाने खाना के मकबरे में लोगों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया और देश की आज़ादी के बाद यहां पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों को विभिन्न स्मारक स्थलों में ठहराया गया, जिससे भी इनको काफ़ी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि हिंदी ब्रिज के महान कवि के मकबरे का पुनर्निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि इस ऐतिहासिक स्थल को आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित सौंपा जा सके। गौरतलब है कि इसके पत्थरों की सिंचाई गिर रही है, जिससे आने वाले वक्त में इस मकबरे को खतरा हो सकता है। रहीम संबंधित पुस्तक खान खाना नामा के लेखक और भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने कहा कि मैंने एक
अध्येता के तौर पर रहीम के काव्य कर्म को समझने का प्रयास किया है। रहीम के दौर में सदियां बीत गई और अब तो केवल उनकी परछाइयां ही रह गई है। रहीम के दोहे, देनहार कोई और है, भेजत सौ दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, याते पाटियांतर त्यों त्यों नीचे नैन। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खान खाना के मकबरे की अपेक्षा को लेकर मुझे बेहद अफसोस है। वह बहुत बड़े इंसान होने के साथ आला दर्जे के सिपाही, प्रशासक और लेखक थे। गौरतलब है कि विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रहने के दौरान सिंह रहीम के दोहों का संसद में अपने उत्तर में अक्सर उल्लेख करते रहे। रहीम के मकबरे में करीब ही सूफी संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, उनके शिष्य कवि और संगीतज्ञ अमीर खुसरो की मज़ार, उर्दू के नामचीन शायर मिर्जा गालिब की मज़ार और देश में तैमूर शैली का एकमात्र स्थापत्य सब्ज बुर्ज स्थित यथी उपेक्षित हिंदी के महान कवि रहीम का मकबरा नई दिल्ली के राजधानी बनने के शताब्दी वर्ष शीर्षक पर विशेष। नेतृत्व के स्तर पर मुसलमान अनाथ क्यों, चांद खां रहमानी की यह लेख प्रस्तुत करते हैं। देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक होने के बाद भी मुसलमान बहुत पिछड़ा है। इस समुदाय की स्थिति उस असंगठित मजदूरों की तरह है जो पूरे देश में फैले हुए तो हैं लेकिन उनका कोई वजूद नहीं, समाज में उनकी कोई गिनती नहीं। इस समुदाय की न कोई राजनीतिक पार्टी है न नेता, यानी राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर एकदम अनाथ। इन्हीं बातों का फायदा दूसरे राजनीतिक दल उठा रहे हैं। मुस्लिम वोटों की यह राजनीतिक दल को जरूरत है लेकिन उसके उत्थान की किसी भी पार्टी को कोई चिंता नहीं। चुनाव आते ही मुसलमानों की पूछ बढ़ जाती है। चुनाव खत्म, बात खत्म। कोई भी राजनीतिक दल मुसलमानों को पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहता है। यही कारण है कि हर पार्टी कम से कम मुसलमानों को टिकट देती है। अगर पार्टी टिकट दे भी देती है तो ऐसी रणनीति बनाई जाती है ताकि वह जीत ना पाए। दूसरी पार्टियां ऐसे हालात पैदा कर देती है कि मुसलमान उम्मीदवार को चुनने के बजाय लोग दूसरे कैंडिडेट को चुनने को विवश हो जाते हैं। ऐसे ही कई अन्य कारण हैं जिससे इस समुदाय का लोकसभा में प्रतिनिधित्व लगातार घट रहा है। भेड़ से उन तो सब नोचना चाहते हैं और नोचते हैं लेकिन उसकी प्रगति कोई नहीं चाहता। अगर कोई ऐसा कहता है तो वह दिखावा करता है। दलितों की नेता मायावती यादव के मुसलमान सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव उच्च वर्ग और बनियों कट्टर हिंदुओं की बीजेपी, मजदूर वर्ग की कम्युनिस्ट पार्टी, मराठियों की शिवसेना, तब मुसलमानों की पार्टी और नेता कौन? कोई नहीं। पहले तो मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं। अगर कोई बनाता है तो पार्टी बनने से पहले टूट जाती है। उसके विरोध में स्वर उठाने वाले अपने ही लोग पहली कतार में होते हैं। इसके भी कई कारण सामने आए हैं। जो पार्टी बनाई जाती है उसकी नीयत साफ नहीं होती है। इस अति पिछड़े समुदाय में जागरूकता पैदा करना, उसे ऊपर उठाना उसका उद्देश्य नहीं होता। उसे भावुक मुद्दों में उलझाए रखना और उसके सहारे अपना अस्तित्व बनाए रखना उसका लक्ष्य होता है। और कभी कभी ब्लैकमेल करना भी तो हो सकता है। इसलिए यह पार्टी टूट जाती है। अगर कोई ईमानदारी से पार्टी बनाता है तो मुसलमानों में दलितों की तरह एकता नहीं, उनका वोट बिखर जाता है। संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम होने के और भी कारण है। 1990 के बाद देश में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदली है। सामाजिक समरसता की जगह सांप्रदायिक वैमनस्यता की जगह बना ली है। आपसी राग देश गिर चढ़कर बोलने लगा। जो समुदाय मिलकर रहते थे उनमें कटुता पैदा कर दी गई। यह बताया गया कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के शत्रु हैं। मंदिर मस्जिद का विवाद पैदा किया। जिन्होंने सामाजिक कटुता पैदा की उन्हें जातीय ध्रुवीकरण के कारण एक बार सत्ता भी मिल गई। इसके बाद हर बार चुनाव में मंदिर मस्जिद जैसे भावनात्मक मुद्दे उठाए जाते रहे। इन मुद्दों का असर मुस्लिम उम्मीदवार पर हर बार पड़ता रहा क्योंकि भावुक हिंदू मतदाताओं की संख्या अधिक है। हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता का परिणाम हमारे सामने है। जब मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं था तब 1980 के चुनाव में पार्लियामेंट ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व 49 था, यानी 1980 के चुनाव में 49 मुस्लिम उम्मीदवार थे। 1984 में भी सांप्रदायिकता की आवाज इतनी नहीं थी, इसलिए 41 उम्मीदवार जीत कर पार्लियामेंट पहुंचे थे। 1991 आते आते मंदिर मुद्दे में आग लगाई जा चुकी थी, इसलिए 1990 के चुनाव में कुल 33 मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत सके। 1999 के चुनाव में यह संख्या घटकर 21 रह गई। 1999 में सांप्रदायिकता और मंदिर मुद्दा चरम पर था, इसलिए
1996 में ये संख्या और भी कम यानी 28 रह गई। 1998 के चुनाव में यह संख्या 30 रह गई। मंदिर मुद्दे पर धीरे धीरे धूल जमनी शुरू हो गई तो 1999 के चुनाव में मुस्लिम सांसदों की संख्या थोड़ी बढ़ी और वह 32 हो गई। 2004 के चुनाव में स्थिति और थोड़ी ठीक हुई और ये तादाद 36 पर जा पहुंची। कम सांसदों का एक कारण यह भी है कि 137 सीटें अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षित है। इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता। ये वे संसदीय क्षेत्र है जहां मुसलमानों की संख्या अधिक है। जानकारों का कहना है कि अगर यहां से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होने की इजाज़त मिल जाए तो 35 सीटें मुसलमानों के खाते में जा सकती है। अगर महिला आरक्षण बिल इसी स्थिति में पास हो जाता है तो मुसलमानों की सीटें और भी कम हो जाएगी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार ही कम खड़े किए और सपा का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता, इसलिए संख्या घटकर पुनः 30 रह गई। इस बार के चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार को हराने में बहुत बड़ी भूमिका उन मुस्लिम पार्टियों की रही जो कागजों में होती है। वे चुनाव के समय अस्तित्व में आ जाती है। इन पार्टियों के जीतने का तो सवाल ही नहीं था, उल्टे उन्होंने जीत सकने वाले उम्मीदवारों के वोट काटकर हरवाने का काम किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव डॉक्टर इदरीस कुरैशी कहते हैं कि कोई भी पार्टी मुसलमानों को टिकट देना नहीं चाहती। जो पार्टी टिकट देती है वह ऐसी जगह से जहां से हारने के ज़्यादा चांस होते हैं। जब उम्मीदवार हार जाता है तो कहते हैं कि तुम जीत नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हें टिकट नहीं दी जाए। इदरीस कहते हैं कि इनकी हार का एक कारण यह है कि मुस्लिम उम्मीदवार के सामने सभी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा करती है। ऐसे में दूसरा उम्मीदवार जीत जाता है। इदरीस कहते हैं कि मुसलमान उम्मीदवार को एक संयंत्र के तहत हराया जाता है। अपनी पार्टी और अपना नेता होने के बारे में वह कहते हैं कि हम इंसाफ और हक की बात करते हैं तो सांप्रदायिकता का आरोप लगा दिया जाता है। क्या हक की बात कहना सांप्रदायिकता है? हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी अल्पसंख्यक अपने ऊपर सांप्रदायिकता का ठप्पा नहीं लगवाना चाहता, इसलिए वह न तो कोई पार्टी बनता है, न मुसलमानों का नेता बन पाता है और न उनके हक की बात कह पाता है। मिल्ली गजट के संपादक और मुस्लिम चिंतक डॉक्टर जफरुल इस्लाम मानते हैं कि यहाँ मुसलमानों के अनुपात में कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है। वह कहते हैं कि मुसलमानों को हराने के लिए उनके सामने डमी उम्मीदवार खड़े कर दिए जाते हैं ताकि दूसरे लोग जीत जाएं। इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश में 22 मुस्लिम पार्टी खड़ी थी। यह वह पार्टियां थी जो कागजों में थी लेकिन चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े कर मुसलमानों के वोट कटवाए। विचारक और क्रांति के संपादक डॉक्टर मोहम्मद अहमद मानते हैं कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व को एक साजिश के तहत कम किया जा रहा है। हर पार्टी मुसलमानों के साथ छलावा करती है, उसको भावुक मुद्दों में उलझाए रखना चाहती है। जमात इस्लामी हिंद के सैयद कासिम रसूल इलियास शकील उर रहमान मानते हैं कि दूसरी पार्टियां जानबूझकर चुनाव में मंदिर मस्जिद जैसे भावुक मुद्दे उठाती है। इसका खामियाजा मुस्लिम उम्मीदवार को उठाना पड़ता है क्योंकि हिंदू मतदाता ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुसलमान अपना वोट सांप्रदायिक उम्मीदवार को हराने के लिए भी दूसरे कैंडिडेट को वोट देता है। राजद सांसद एजाज अली मानते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों की अपेक्षा करती है, वे आबादी के अनुपात में टिकट नहीं देती है। जब चुनाव मुसलमानों की बाद से पार्टियां खड़ी होंगी तब एक पार्टी और एक नेता हमें कहां से मिल पाएगा? आज जो मुस्लिम नेता विभिन्न दलों में हैं, उनकी वहां हैसियत क्या है? क्या वे मुस्लिम समुदाय समस्याओं को पूरी मजबूती के साथ उठा सकने की ताकत रखते हैं? नहीं, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी पार्टियों में रहना मुस्लिम सांसदों की मजबूरी भी है। अब जो है प्रस्तुत करते हैं छायावाद के प्रख्यात साहित्यकार सुमित्रानंद पंत दुर्गा प्रसाद आजाद की अलेख पुण्यतिथि पर विशेष प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति चित्रण के अमर गायक कविवर सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। पिता तथा दादी के वात्सल्य की छाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ।
पंत जी ने 7 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। पंत जी की शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में पूरा हुआ। यहीं पर उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंद रख लिया। उन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। सन 1950 में वे ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और सन 1965 तक प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। सरस्वती के इस पुजारी ने 28 सितंबर 1977 को इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ली। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। अपनी विस्तृत साहित्यिक जीवन में उन्होंने विविध विधाओं में साहित्य रचना की। उनकी प्रमुख कृतियों में लोकायन, वीणा, पल्लव, गुंजन, क्रांति, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा, अत्रिमा, युगांत, युववाणी, ग्राम्या इत्यादि उल्लेखनीय है। इन कृतियों में कवि ने दीनहीन और शोषित वर्ग को अपने काव्य का आधार बनाया। उनकी प्रथम रचना सन 1916 में सामने आई। गिरिजे का घंटा नामक इस रचना के पश्चात वे निरंतर काव्य साधना में लल्लीन रहे। सन 1920 में उनकी रचनाएं उच्छ्वास और क्रांति प्रकाशित हुई। सन 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए, परंतु अपनी कोमल प्रकृति के कारण सत्याग्रह में सक्रिय रूप से सहयोग नहीं कर पाए और पुनः काव्य साधना में तल्लीन हो गए। इसके बाद सन 1923 में कला कांकर आकर उन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन आरंभ किया और इलाहाबाद आकर रूपाभा नामक एक प्रगतिशील विचारों वाली पत्रिका का संपादक प्रकाशन प्रारंभ किया। सन 1942 के पश्चात वे महर्षि अरविंद घोष से मिले और उनसे प्रभावित होकर अपने काव्य में उनके दर्शन को मुखरित किया। उन्हें उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत पुरस्कार और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। पंत जी असाधारण प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। काव्य के भाव एवं कला दोनों ही क्षेत्रों में वे एक महान कवि सिद्ध हुए। वे युग दृष्टा एवं युग सृष्टा थे। छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में उन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई है। उन्हें प्रकृति चित्रण एवं महर्षि अरविंद के आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित रचनाओं का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। यह थी दुर्गा प्रसाद आजाद की लेख, जिसका शीर्षक था छायावाद के प्रख्यात साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत। ऊर्जा के लिए खाएं खजूर, अशोक गुप्त की यह लेख प्रस्तुत करते हैं। प्राकृतिक रूप से पका हुआ खजूर फल कहलाता है और अधपका खजूर जिसको सुखा लिया जाए वह सूखा मेवा छुहारा कहलाता है। खजूर भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे पिंड खजूर, छुहारा आदि। खजूर प्राकृतिक रूप से पौष्टिक आहार है। इसे गरीबों का मेवा भी कहा जाता है। खजूर के अन्य भी कई लाभ होते हैं। खजूर की गुठली से तेल बनाकर कई दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी नरम पत्तियां चटाई, टोकरी, आसन, छाछ आदि बनाने के काम आती है। खजूर विटामिन ए, बी और सी से भरपूर होता है। खजूर की तासीर ठंडी, खाने में मीठा, खून साफ करने वाला होता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण में खजूर में 70% प्राकृतिक शर्करा होती है। इतना मीठा होने पर भी मधुमेह के रोगियों को इससे अत्यंत फायदा होता है। प्राकृतिक रूप से मीठी होने से शरीर को तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है। थकावट दूर करने के लिए खजूर का सेवन बहुत लाभप्रद होता है। जो बच्चे बिस्तर गीला करते हैं या जिन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें खजूर दूध में उबाल कर ठंडा करके देने से भूख बढ़ती है और बच्चे बिस्तर गीला नहीं करते। ऐसे में खजूर की गुठली को पहले निकाल लें। मूत्र रुकावट और मूत्रदाह में खजूर का सेवन रामबाण का काम करता है। वीर्यवर्धन के लिए प्रतिदिन 250 ग्राम खजूर आधा किलो दूध के साथ सेवन करें। महिलाओं में मासिक धर्म की गड़बड़ी में भी इसका सेवन लाभप्रद है। खजूर का सेवन दांतों को भी मजबूत बनाता है। खजूर के सेवन के बाद पानी मत पिएं। खजूर खरीदते समय ध्यान दें कि खजूर अधिक काली, सूखी और छोटी न हो। आंख के रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। याद रखें कि खजूर का नियमित सेवन मस्तिष्क को ताजगी तथा तरावट प्रदान करता है। चक्कर आदि आने पर भी खजूर
इंस्टेंट एनर्जी देता है। यह थी अशोक गुप्त के लेख ऊर्जा के लिए खाएं खजूर शीर्षक के अंतर्गत। और अब जो है प्रस्तुत करेंगे हाथ की उंगलियों में छिपा है स्वास्थ्य का खजाना, R.D. अग्रवाल। प्रेमी की हाथों से हम दुनिया भर के काम करते हैं, लेकिन इन हाथ की उंगलियों में हमारे स्वास्थ्य का खजाना छिपा हुआ है, ये शायद हम नहीं जानते। भारतीय ऋषि मनीषियों की यह विद्या, जिसे मुद्रा योग कहा जाता है, आज प्रायः लोग भूल गए हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ हस्त मुद्राओं का वर्णन किया जा रहा है, जिसे सर्वप्रथम मैंने आजमाया है और बाद में लिखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। आप भी इन मुद्राओं को कीजिए और इनका चमत्कार देखिए। तो आइए देखते हैं कि इन मुद्राओं को कैसे करना है। सभी मुद्राएं दोनों हाथों की उंगलियों से करना है। प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा, ये मुद्रा कनिष्ठा, छोटी उंगली, अनामिका, तीसरी उंगली और अंगूठी के स्पर्श से बनती है। बाकी दोनों उंगलियां सीधी रखिए चित्रानुसार। लाभ, इस मुद्रा से जीवन को शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली बन जाते हैं। यह मुद्रा नेत्र रोगों और हर प्रकार के रोगियों के लिए प्रभावशाली है। विटामिनों की कमी को दूर करती है। इस मुद्रा को प्रतिदिन नियमित रूप से करने से बहुत लाभ होते हैं। दिन में 3 से 4 बार 5-7 मिनट तक करना चाहिए। वायु मुद्रा, इसमें तर्जनी को पहली उंगली अंगूठे के आधार पर जड़ से स्पर्श करते हैं और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाते हैं। बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखिए। इस मुद्रा को 5-7 मिनट करने से दर्द कम हो जाता है। इसको हम दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। इसको करने से तुरंत लाभ होता है। लाभ, ये मुद्रा गठिया, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, संधिशोथ, अर्थराइटिस, लकवा, कंपन, वायु विकारों आदि के लिए बहुत ही लाभदायक है। जब वायु विकार दूर करके देह में उसका संतुलन बनाए रखती है। वायु मुद्रा के बाद प्राण मुद्रा को करने से बहुत चमत्कारिक लाभ होते हैं। अपान मुद्रा। मध्यमा, बीच वाली बड़ी अंगुली और अनामिका छोटी अंगुली के बगल की छीजर को अंगूठे की शिरा से स्पर्श करना है। बाकी दोनों उंगलियां सीधा रखें। दिन में 3-4 बार 15 मिनट तक करना। लाभ, यह मुद्रा पेट दर्द को दूर करती है। इसको करने से शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। यह मधुमेह, डायबिटीज, मूत्र संबंधी रोगों, कब्ज, बवासीर आदि को ठीक करती है। यह मुद्रा गर्भवती औरतों को बहुत लाभदायक है। गर्भवती इस मुद्रा को दिन में 2 बार करें। लिंग मुद्रा, इस मुद्रा के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को मिला दीजिए। बायां अंगूठा सीधा खड़ा रखना है और उसके गिर्द दाएं अंगूठे और दाएं तर्जनी पहली उंगली का घेरा रखिए। यह हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है। इस मुद्रा के करने के बाद पानी पीना चाहिए। इस मुद्रा को तभी करें जब उसकी आवश्यकता हो। लाभ, ये सर्दी, जुकाम, बलगम और खांसी के रोगों में बहुत लाभकारी है। 15 मिनट दिन में 2 बार करें। यह मुद्रा बलगम को रोककर फेफड़ों को शक्ति प्रदान करती है। मुझे व अन्य कईयों को इससे लाभ मिला है। अपान वायु मुद्रा, इसे मृत संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है। वायु मुद्रा की तरह तर्जनी अंगूठे के पास वाली पहली उंगली को अंगूठे के मूल में लगाकर अंगूठे के अग्रभाग को बीच की दोनों उंगलियों के अग्रभाग के साथ मिलाकर रखें। चित्रानुसार सबसे छोटी उंगली को सीधा रखना है। जितनी बार चाहो इसको कर सकते हैं। लाभ, हृदय तथा पूरे शरीर की बेचैनी इस मुद्रा के अभ्यास से दूर होती है। हृदय और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के रोगों को 15 मिनट दिन में 2 समय करना लाभप्रद है। इस मुद्रा का अभ्यास हजारों रोगियों द्वारा किया गया है। आशातीत सफलता मिली है। सूर्य मुद्रा। अनामिका, सबसे छोटी उंगली के पास वाली यानी तीसरी उंगली को मोड़कर अंगूठे के जड़ से स्पर्श करना है और अंगूठे से अनिमिका को हल्का सा दबाना है तथा शेष तीनों उंगली को सीधा खड़ा रखना है। लाभ, शरीर में एकत्रित अनावश्यक चर्बी को दूर करने के लिए यह एक उत्तम मुद्रा है। वसा, कोलेस्ट्रॉल कम होने से चिंता भी कम होती है। आते हैं इस ब्रेक के बाद। ये मैनर्स नहीं, एक्स्ट्रा न्यू डलवाना और 55 रुपए में खोल के गॉसिप करना, क्योंकि इस पेटी के वाल 2 में आगे प्रस्तुत करते हैं वरुण मुद्रा। मध्यमा अर्थात सबसे बड़ी उंगली को मोड़कर उसके अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श कराएं। शेष 3 उंगलियां सीधी रहें। इसे जल मुद्रा भी कहते हैं। लाभ, यह मुद्रा जल तत्व की कमी के कारण होने वाले रोग जैसे कि रक्त विकार और उसके फलस्वरूप होने वाले चर्म रोग व पाणु रोग, एनीमिया आदि दूर हो जाते हैं। त्वचा का सूखापन दूर होकर वह मुलायम हो जाती है इस मुद्रा के करने से। ज्ञान मुद्रा। तर्जनी अर्थात प्रथम उंगली को अंगूठे के नुकीले भाग से स्पर्श कराएं। शेष तीनों उंगलियां सीधी खड़ी रखें। लाभ, मानसिक रोग जैसे कि अनिद्रा अथवा अति निद्रा, कमजोर स्मरण शक्ति, क्रोधी स्वभाव आदि हो तो यह मुद्रा अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी।
पूजा ध्यान में एकाग्रता होगी। इस मुद्रा का अभ्यास प्रातः 20 से 30 मिनट तक करना चाहिए। ईश्वर की इनायतें हैं। इन मुद्राओं का उपयोग और सचमुच में इन मुद्राओं का अभ्यास करते हुए खान पान व आचार विचार में संयम रखने से स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। निःशुल्क। यह थी डॉक्टर R.D. अग्रवाल प्रेमी की लेख, जिसका शीर्षक था हाथ की उंगलियों में छिपा है स्वास्थ्य का खजाना। अध्यात्म दर्शन के विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद की शिक्षा आज भी है प्रासंगिक। जयंती पर विशेष। रोमा रोला, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विभूतियों की जीवन और दर्शन को प्रभावित करने वाले विवेकानंद का दर्शन, अध्यात्म और नैतिक शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद किताब की लेखिका कल्पना महापात्रा के अनुसार विवेकानंद के दर्शन में स्वतंत्रता और सामाजिक उत्थान का भाव है। उनका जीवन और विचार भारत के लोगों को सांस्कृतिक सम्मान, चिंतन और प्रगति के लिए प्रेरित करते हैं। एक सच्चे अध्यात्मवादी की तरह उन्होंने अध्यात्म के संदेश दिए। सांसारिकता और भौतिकता से दूर सत्य की तलाश में जीवन बिताने वाले विवेकानंद का जीवन आज की वर्तमान पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदू कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर और वर्तमान में शोध छात्र दीपक सिन्हा ने कहा कि विवेकानंद का दर्शन और उनके संदेश में गहरा अध्यात्म छिपा है। विवेकानंद का पूरा जीवन और शिक्षा सही दिशा में जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म योग के उनके संदेश कर्म को ईश्वर के रूप में देखने की प्रेरणा देते हैं। विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव और शांति एवं भाईचारे का संदेश दिया। वो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे विवेकानंद को उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी। रामकृष्ण के सानिध्य में रहकर ही विवेकानंद को सत्य का ज्ञान हुआ। रामकृष्ण को गुरु बनाने में विवेकानंद को समय लगा, लेकिन जब उन्होंने रामकृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकारा तो पूरे तन और मन से उनके प्रति पूर्ण समर्पण किया। रामकृष्ण के सानिध्य में विवेकानंद मानसिक उथल पुथल से भरे एक अधीर युवक से एक परिपक्व पुरुष बन गए, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अब सिर्फ परमेश्वर के बारे में जानना और जीवन के अर्थ को समझना था। फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक रोमा रोला ने विवेकानंद की जीवनी द लाइफ ऑफ विवेकानंद में लिखा है। उनके शब्द बीथोवन के संगीत की तरह है, जिनमें एक लय है। भारतीय संस्कृति और दर्शन विवेकानंद जैसे महामनीषियों की जीवन और दर्शन से ही गौरवमयी हुई है। विवेकानंद पर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के अलावा आदि शंकर, रामानुज और ईसा मसीह का भी प्रभाव पड़ा। 1888 में वह देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा कर निकले। वाराणसी, इलाहाबाद, ऋषिकेश, नैनीताल होते हुए 1892 में वह कन्याकुमारी पहुंचे। वहां एक चट्टान पर ध्यान किया, जहां बाद में उनकी याद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थापित किया गया। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपने संबोधन से उन्होंने विश्व भर में अपने दर्शन और भारतीय संस्कृति को पहचान दिलाई। इस सम्मेलन के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके बारे में लिखा कि कई धर्मों की जन्मभूमि भारत का विवेकानंद ने सही प्रतिनिधित्व किया, जिससे यहाँ बैठे श्रोता बहुत आनंदित हुए। वह यहाँ सर्वश्रेष्ठ वक्ता रहे। अरविंद घोष ने विवेकानंद के लिए कहा था कि विवेकानंद रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक थे। उनकी आत्मा हमेशा मातृभूमि भारत और उसके बच्चों की आत्मा के साथ जुड़ी। यह थी अध्यात्म दर्शन के विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद की शिक्षा आज भी है प्रासंगिक। जयंती पर विशेष हम प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस की लिखी हुई क्या नवरत्न कंपनियां समाज का सामुदायिक विकास कर सकेंगी। इस लेख के लेखक है गौरी शंकर राजहंस। समाज का सामुदायिक विकास कर सकेंगे क्या नवरत्न कंपनियां। खबर है कि सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि देश के सभी सार्वजनिक उपक्रम अपने मुनाफे का 1 से 5% सामुदायिक और सामाजिक विकास पर खर्च करेंगे, खासकर वे कंपनियां जो नवरत्न की श्रेणी में आती है। बादशाह अकबर के दरबार में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों को नवरत्न की पदवी दी गई थी।
इसी से प्रेरणा लेकर जो सरकारी कंपनियां भरपूर मुनाफा देने लगी, उन्हें सरकार ने नवरत्न कहना शुरू कर दिया। मंदी के दौर में भी इन नवरत्न कंपनियों ने अच्छा मुनाफा कमाया और इसमें कोई संदेह नहीं कि इन कंपनियों ने अपने कारोबार में अप्रत्याशित वृद्धि करके देश को गौरवान्वित किया। कई कंपनियों में 100 से 500 करोड़ रुपए तक का लाभ कमाया है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, अतः सरकार ने यह उचित ही निर्णय लिया है कि लाभ कमाने वाली ये कंपनियां अपने लाभ का कुछ प्रतिशत सामाजिक और सामुदायिक विकास पर भी खर्च करें। इन विचारधारा को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का नाम दिया गया है। खबर है कि इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों का 3 से 5%, 100 से 500 करोड़ रुपए तक लाभ कमाने वाली कंपनियों का 2 से 3% और 500 करोड़ रुपए से अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को 5% हर साल CSR अर्थात सामुदायिक विकास पर खर्च किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि यह योजना कारगर सिद्ध हो गई तो इससे देश के सामाजिक और सामुदायिक विकास को बहुत बल मिलेगा। परंतु इस योजना में सबसे बड़ी खामी यह है कि ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि ये सरकारी कंपनियां अपने मुनाफे का खास प्रतिशत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM को भेज देंगी, जो सामुदायिक विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या DM को स्वयं अनेक कामों के बोझ से दबे रहते हैं? इस नए काम के साथ न्याय कर सकेंगे? वे निश्चय ही अपने अधीनस्थ अफसरों को यह भार दे देंगे। उसके बाद इन योजनाओं का क्या हश्र होगा, उसकी अच्छी तरह कल्पना की जा सकती है। अभी सरकारी क्षेत्र की 214 कंपनियां देश में काम कर रही है। इनमें से प्रायः 50 कंपनियों को घाटा हो रहा है और 160 कंपनियां मुनाफा कमा रही है। हाल में इन कंपनियों को प्रायः 900 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अब यदि ये कंपनियां अपने मुनाफे का एक खास प्रतिशत सामुदायिक विकास या सामाजिक विकास पर खर्च करेंगी तो सरकार को एक तगड़ी रकम इस मद में प्राप्त हो जाएगी। हाल में देश के विभिन्न TV चैनलों और समाचार पत्रों में इस बात की घोर आलोचना हुई है कि सांसद और विधायकों के ऐच्छिक कोष की योजनाओं का कार्यान्वयन DM के ऑफिस से होता है और उसमें घोर अनियमितताएं हैं। राजनेता और सरकारी अफसर विकास के इस पैसे को निर्दयता पूर्वक आपस में बांट लेते हैं और जनता मूक दर्शक बनकर रह जाती है। ऐसे में यदि नवरत्न कंपनियां तथा अन्य सरकारी कंपनियां अपने मुनाफे का एक बड़ा भाग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर को प्रतिवर्ष भेजा करेंगी तो इससे भ्रष्टाचार के पनपने का पूरा डर है। वैसे भी अब देश का मीडिया बहुत जागरूक हो गया है। उनमें एक तरह की होड़ है कि स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा अफसरों के दफ्तरों में होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए। भ्रष्टाचार के ऐसे अनेक मामले प्रकाश में भी आए हैं, परंतु इन मामलों के उजागर होने के बावजूद भी अफसरों और राजनेताओं की मिलीभगत तो पूरे देश में जग जाहिर है। अब उनके पास सरकारी कंपनियों की एक बहुत बड़ी राशि आ जाएगी जिसका वे मनमाने ढंग से उपयोग या दुरुपयोग करेंगे। यह एक अत्यंत ही गंभीर समस्या है जिस पर सारे देश को सोचना है। विदेशों में भी जो वेलफेयर स्टेट है वहां भी सामाजिक और सामुदायिक योजनाओं पर सरकारी और निजी कंपनियां प्रतिवर्ष एक अच्छी रकम खर्च करती है। वह इसलिए कि इन देशों की सरकारें और वहां की जनता यह अच्छी तरह समझती है कि कंपनियों को मुनाफा जनता के सहयोग से ही प्राप्त हुआ है, अतः मुनाफे का एक भाग जनता के हित के लिए सामाजिक और सामुदायिक विकास पर खर्च किया जाए। परंतु इन सारी योजनाओं की मॉनिटरिंग ये कंपनियां ही करती है, जिससे इनमें भ्रष्टाचार पनपने का कोई डर नहीं रहता। होना तो यह चाहिए कि विदेशों की तरह भारत में भी ये सरकारी कंपनियां सामाजिक और सामुदायिक विकास पर जो खर्च करे उसकी मॉनिटरिंग वे स्वयं करे। उनके बैलेंस शीट में भी इस बात का विस्तार से जिक्र होना चाहिए कि देश के किस भाग में कौन सी सामाजिक और सामुदायिक विकास योजनाओं पर वे खर्च कर रही है और अब तक किए गए खर्च से इन योजनाओं में क्या प्रगति हुई है। यही नहीं, जिस राज्य में इस तरह की सामाजिक और सामुदायिक विकास योजनाओं का खर्च किया जाए उस राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में इन योजनाओं का विस्तृत वर्णन हर 3 महीने में प्रकाशित किया जाए, जिससे आम जनता ये समझ सके कि उसके पैसे का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। शायद ये कम लोगों को ज्ञात होगा कि सरकारी कंपनियों, खासकर मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के संसाधनों का दुरुपयोग सरकारी अफसर कसकर करते हैं। सरकार में संयुक्त सचिव बहुत ही सशक्त व्यक्ति होता है। वह निजी काम के लिए इन सरकारी कंपनियों के CEO को डरा धमकाकर कभी निजी काम के लिए उनसे गाड़ियां ले लेता है।
कभी इन कंपनियों के अफसरों को बाध्य करता है कि वे मोटे ठेके उसके चमचों को दे दें। अक्सर राजनेता भी सरकारी अफसरों से मिले रहते हैं और कसकर सरकारी कंपनियों के संसाधनों का दोहन करते हैं। इस प्रवृत्ति को सख्ती से समाप्त किया जाना चाहिए। बात जब सरकारी कंपनियों द्वारा सामाजिक और सामुदायिक विकास कार्यों में खर्च करने की आती है तो क्यों नहीं इस देश की वे बड़ी कंपनियां जो बेतहाशा मुनाफा कमा रही है सरकारी कंपनियों की तरह ही सामाजिक और सामुदायिक विकास पर खर्च करें। यदि वे इस तरह खर्च करने को तैयार हो जाती है तो सारी मॉनिटरिंग वे स्वयं करें, जिससे जनता और शेयर होल्डर यह समझ सकें कि कहीं पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। यह थी डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस की लेख, जिसका शीर्षक था क्या नवरत्न कंपनियां समाज का सामुदायिक विकास कर सकेंगी। इस पेटी के वाल 2 सुन रहे हैं आप। इस पेटी के संपादकीय वाल 2 में अब जो है आखिरी रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करते हैं सुनीता गाबा की लिखी हुई, जिसका शीर्षक है साक्षात्कार पर जाते समय क्या पहने। प्रत्येक युवा के जीवन में ऐसा दौर आता है जब उसे साक्षात की प्रक्रिया से गुजरना होता है। प्रथम बार साक्षात्कार हेतु जाना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव होता है। साक्षात्कार के लिए जाते समय कौन से कपड़े पहने जाएं, ये समस्या हर इंटरव्यू देने वाले के सामने आती है। अक्सर कहा जाता है कि व्यक्तित्व की परख पहनावे से होती है। यदि आप घबराते हैं तो उसके लक्षण आपके व्यक्तित्व पर दिखाई देते हैं। यदि आप पूर्ण विश्वासी हैं तो आपका व्यक्तित्व कुछ और ही होता है। वैसे इंटरव्यू के लिए कोई ड्रेस कोड निश्चित नहीं होता है। इसमें कार्यक्षेत्र के अनुसार परिवर्तन आते रहते हैं। फैशन के साथ साथ ड्रेस भी बदलती रहती है, परंतु कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जिनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, जैसे सलवार कमीज, साड़ी, बिजनेस सूट, प्रोफेशनल ड्रेस आदि आदि। यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, तो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आपके वस्त्र शालीन होने चाहिए। उन वस्त्रों को देखकर यह भ्रम न हो कि आप मस्ती के लिए आए हैं। शालीन वस्त्रों के साथ साथ इस ओर भी ध्यान दें कि वस्त्र मौसमानुकाल हो। इंटरव्यू के लिए उन वस्त्रों का चयन करें जिसे पहनकर सुविधा लगे। अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर ही वस्त्रों का चयन करें। भारतीय परिधान अपने आप में बहुत सुविधाजनक है, चाहे सलवार कमीज हो या साड़ी। इन कपड़ों को सलीके से पहना जाए तो व्यक्तित्व में निखार आता है। कपड़े कलफ लगे और अच्छी तरह से प्रेस किए होने चाहिए। उनकी नेक लाइन अधिक डीप ना हो और बाजू अधिक छोटे ना हो। इन बातों पर विशेष ध्यान दें। वस्त्रों का चयन अपने रंग रूप से भी ध्यान में रखकर करें। परिधान ऐसे पहने जो आपकी कार्य क्षमता का परिचय दे। आपकी चुन्नी या साड़ी का पल्ला लटकता न रहे, इसे बांध कर रखें। परिधान का रंग अधिक शोक व भड़कीला न होकर थोड़ा हल्का हो तो ऐसे अवसर पर अच्छा लगता है। महिलाएं विशेष रूप से परिधान के साथ हल्का मेल खाता मेकअप ही करें। बहुत अधिक चूड़ियां या चंकी ज्वेलरी न पहने। बालों को अच्छी तरह से शैम्पू कर बाल सलीके से बनाएं। बाल ऐसे बने हो जो बार बार मुंह पर न पड़े। यदि आप बिजनेस ड्रेस पहनना चाहती हैं तो उनके साथ बालों का स्टाइल और जूते भी वैसे ही पहने। और आप ट्राउजर टाइप पहन रही हैं तो आप टॉप ऐसी पहने तो कमर न दिखाएं। हिप्स तक की टॉप ही पहने। युवकों को गहरे रंग के ट्राउजर और प्लेन लाइट कलर की शर्ट पहननी चाहिए। डिजाइनदार शर्ट न पहने। शर्ट पूरी बाजू की होनी चाहिए। अच्छी तरह से शेव कर तैयार होकर इंटरव्यू के लिए जाएं। जूते ढंग से पॉलिश किए हुए होने चाहिए। काले लेदर के जूते सभी पैंटों के साथ अच्छे लगते हैं। नेक टाई भी कपड़ों से मेल खाती पहने। सुनीता गाबा की यह लेख थी जिसका शीर्षक था साक्षात्कार पर जाते समय क्या पहने। और अब जो है इसी के साथ इस एसपीडी की इजाज़त चाहते हैं। मेरे साथ अब तक इस रिकॉर्डिंग में बने रहने के लिए, यानी एसपीडी के वाल 2 में मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्दी मॉर्निंग्स, चाहे गर्मा गर्म कांदे पोहे की प्लेट हो, सांबर में गोते खाती इडलियां या आंखों में पानी लाने वाले तिखट वड़ा पाव, यहाँ का नाश्ता रोज सुबह मुंबई की बैटरी रिचार्ज करता है। और क्योंकि बिग एफएम लव्स मुंबई, इस फ्राइडे हम होंगे लाइव रामाश्रय माटुंगा से 92.7 बिग एफएम पर आरजे अंकित के साथ सुबह 7 बजे से। मॉर्निंग्स मनाओ, लाइव बनाओ।
Gear up to get crunked on weekends, because India's ultimate music destination, Big CBS Park, brings you the best of international electronic music with its latest show, Be Crunked, with genres like trance, electro and disco, and international artists like Avicii, Jason Status, Nero, and many more. Your weekends will never be like before. Tune in every Saturday and Sunday from 9 p.m. to 11 p.m. Choose your DTH or cable